गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मीनू नैन है। आज का हमारा विषय है भू राजस्व व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के समय में। मुस्लिम विशेषज्ञों के अनुसार आय के दो प्रमुख साधन थे, धार्मिक कर तथा मौलिक कर। धार्मिक कर में हम जकात और जजिया शामिल करते हैं। जकात साधारणतः मुसलमानों से वसूल किया जाता था और जजिया हिंदुओं से लिया जाता था। दूसरा है मौलिक कर, जिसमें हम खराज और खम्स को इंक्लूड करते हैं। खराज सबसे महत्वपूर्ण था। ये भू राजस्व कर था। जो भूमि के टुकड़े से कर वसूल किया जाता था उसे हम खराज कहते हैं। यह दो प्रकार का होता था, एक अनुपातिक और दूसरा स्थिर। अनुपातिक मतलब भूमि की उपज का हिस्सा, जैसे 1/3, 1/4 और 1/5। स्थिर मतलब भूमि से प्रति एकड़ या प्रति वृक्ष पर निश्चित कर लेना। कर निर्धारण से संबंधित भी दो टेक्निक्स थी, उपज के अनुपात से और जोती हुई भूमि की नाप के आधार पर। भूमि को नापने के लिए जरीब नामक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था। जोती गई भूमि का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता था और उसी के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। भूमि की प्रकृति के आधार पर हम उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहली प्रकार की वह भूमि है जो तुलनात्मक आधार में कम या अधिक बोई जाती है। दूसरे प्रकार की भूमि वह है जिस पर बोई जाने वाली फसल या फसल का मूल्य एक दूसरे से भिन्न होता है। मतलब जो फसल बोई जाती है वो एक तो उसमें जो टाइम है वो ज़्यादा छोड़ना पड़ता है और दूसरा उनकी जो रेट्स हैं वो भी अलग होते थे, एक दूसरे से अलग होते थे। तीसरा है प्रकृति अथवा कृत्रिम सिंचाई पर निर्भरता। जो भूमि प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचित थी उस पर टैक्स नहीं था, लेकिन जो सिंचाई कृत्रिम साधनों से जहां पर सिंचाई होती थी उस पर टैक्स अधिक लिया जाता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दास हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, खराज से किसी को भी मुक्त नहीं किया जाता था। खराज का सबसे पहले जो वर्णन हमें मिलता है वो बगदाद के काजी अबू याकूब की पुस्तक किताबुल खराज में हमें मिलता है। उसमें उसने खराज से संबंधित नियमों की व्याख्या की हुई है, उसकी व्यवस्था का आधार बताया हुआ है और ये कहा है कि जो खराज है वो जमीन की किस्म या उसकी उर्वरता शक्ति के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। शरीयत के अनुसार जो खराज है वो 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए और 1/3 से कम भी नहीं किया जाना चाहिए। जो प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि है उस पर 1/10 का टैक्स लगता है, 1/10 भाग, और कृत्रिम साधनों से 1/5 के दर से टैक्स वसूला जाना चाहिए। अब आता है भूमि की किस्में या जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो किस प्रकार की भूमियों से कलेक्ट किया जाता था। ये दिल्ली सल्तनत में हमें 4 तरह की भूमि देखने को मिलती है, अक्तादार भूमि, खालसा भूमि, लैंड ग्रांट्स और अधीनस्थ राज्यों से ली गई भूमि। सबसे पहले हम इक्ता भूमि की बात करेंगे। अब इक्ता 2 प्रकार के होते थे, छोटे या बड़े। छोटे गांव के रूप में होते थे, बड़े प्रांत के समान भी होते थे। ज्यादातर ये राजपूत राज्यों को हटाकर जमींदारों को दिए गए थे, जो बाद में जिनको इक्तादार कहा गया था, या भूमि ग्रांट्स में दे दी गई थी उनकी वेतन के बदले और उन्हें इक्तादार कहा गया था। सियासतनामा में तूसी नामक इतिहासकार ने लिखा है कि ये राजस्व वसूल करने का एक माध्यम था। सेना का व्यय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया था। इक्तदार जमीन का मालिक नहीं होता था
उसका स्थानांतरण हो सकता था और सुल्तान की आज्ञा के बिना वह टैक्स की दर को नहीं बढ़ा या घटा सकता था। सुल्तान की आज्ञाओं के अनुसार ही उसे अपने इक्ता में कार्य करना होता था। ठेके पर जमीन देने की भी प्रथा थी और उसे मुक्ता प्रथा कहा जाता था। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में वर्णन किया है कि मोहम्मद तुगलक ने बीदर की जो इक्ता थी वो शिहान को 1 करोड़ टंके में दी थी। इसी प्रकार से दौलताबाद का उदाहरण भी हमारे पास आता है, जहां दौलताबाद का क्षेत्र एक साहूकार को 13 करोड़ में ठेके पर दिया गया था। केंद्र का नियंत्रण जब दुर्बल होता था तब यह इक्तादार वास्तविक अधिकारी बन जाते थे और ये केंद्र के लिए चुनौती का रूप धारण कर लेते थे। दूसरी है खालिसा भूमि। ये काफी विस्तृत क्षेत्र था। दिल्ली और दोआब के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। खालिसा भूमि सीधे सम्राट के अधीन होती थी। इसमें जो अधिकारी थे वह चौधरी, मुकद्दम तथा कुछ स्थानीय अधिकारी थे जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। प्रत्येक उपमंडल में एक आमिल होता था जो राजस्व एकत्र करने का काम करता था। उसके बाद आती हैं लैंड ग्रांट्स या अनुदान भूमि। सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड के द्वारा अनुदान भूमि कहा जाता था। ये आगे पुनः 3 भागों में विभाजित थी: मिल्क भूमि, वक्फ भूमि और इनाम। मिल्क भूमि राजा द्वारा प्रदत्त थी। जो सेवाएं अधिकारी करते थे उनको राजा की तरफ से ग्रांट में दी गई थी। वक्फ धर्म की सेवाओं के लिए दी जाती थी और इनाम पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि को इनाम भूमि कहा जाता था। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने इसमें चेंज किया और उनको स्टेट के अंडर कंट्रोल में लेकर आए और सभी प्रकार की जो ये लैंड ग्रांट्स थी उनको खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दोबारा से इन भूमियों को शेखों और उलेमाओं को ग्रांट में दे दी। मोहम्मद तुगलक ने भी इस प्रकार की लैंड ग्रांट्स जारी रखने का सिलसिला शुरू किया। उलेमाओं और शेखों को गांव भी ग्रांट में दिए जाते थे। इन ग्रांट्स का जो प्रभाव है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रहा, क्योंकि ये केवल एक ही ग्रुप से संबंधित थी और वह थे मुल्ला ग्रुप या मुसलमान श्रेणी। उसके बाद आता है अधीन राज्यों से प्राप्त भूमि। अधीन राज्यों से भी टैक्स लिया जाता था। ये साधारणतः राजपूत होते थे जो राय, राणा और रानका की उपाधि धारण किए हुए थे। यहाँ के टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे खूत, मुकद्दम, चौधरी, और ये कुछ प्रतिशत अपने पास रख के बाकी का जो टैक्स था वो शाही राजकोष में जमा करवा देते थे। अलाउद्दीन खलजी ने इन्हें अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, इनके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ग्यासुद्दीन तुगलक ने इन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम किया। अब आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी का करेंगे, लैंड रेवेन्यू अंडर स्लेव डायनेस्टी। दास वंश के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि सुल्तान जो प्रारंभिक सुल्तान थे या दास वंश के जो प्रारंभिक सुल्तान थे वह प्रथमतः सैनिक थे। युद्धों और विजयों में ही अधिक वह रुचि रखते थे। राजस्व में उनकी ज्यादा महारत नहीं थी, उनकी सीमित महारत थी और मुस्लिम राजस्व सिद्धांत की ही पालना उनके द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की अगर हम बात करें तो फखरुद्दीन मुबारक शाह का वर्णन मिलता है, जिसमें उसके द्वारा कुतुबुद्दीन ने शरा के अतिरिक्त समस्त करों को समाप्त कर दिया था। उसके बाद अगर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो उसने राजस्व की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सैनिकों और अमीरों को उनके वेतन के बदले भूभाग बांटे, जिनको इक्ता की संज्ञा दी। मतलब इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुई। उसके बाद बलबन का शासनकाल महत्वपूर्ण रहता है। बलबन को मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब मंगोल शक्ति से निपटने के लिए उसे सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना था और जो सीमित साधन उसके पास थे उसमें वह यह नहीं कर पा रहा था, तो उसने स्वयं राजस्व व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। बहुत से जो
विश्वास पात्र अधिकारी नहीं थे या भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्हें सेवा से निकाल दिया। प्रमुख प्रांतों को अपने पुत्रों के अधीन रखा। इसके अतिरिक्त उसने जितनी भी इक्ताएं थी, उन इक्ताओं में ख्वाजा नामक व्यक्ति नियुक्त किया। यह केंद्र की तरफ से नियुक्त व्यक्ति था और सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायी होता था। तो इक्ताओं में जो भी गतिविधियां हो रही थी, उनकी सूचनाएं वह सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की, जिससे समय पर कार्रवाई करने में बलबन को आसानी हुई। बलबन की मृत्यु के पश्चात खलजियों के उत्थान के पहले भू राजस्व की कम जानकारी मिलती है। भू राजस्व अधिकारियों ने शासकों की कमजोरी देखकर अधिक धन वसूल करना शुरू कर दिया और स्वयं शक्तिशाली होने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं खलजी डायनेस्टी। अब खलजी डायनेस्टी में सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खलजी, जिसके मार्केट पॉलिसीज ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों उसके द्वारा, अलाउद्दीन खलजी के द्वारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सिस्टमाइज किया गया। इसके कुछ कारण थे, जैसे आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करना, क्योंकि वह उसका कोई जायज हक नहीं था गद्दी पर। वह अपने चाचा जलालुद्दीन खलजी को मार कर गद्दी पर बैठा था, तो बहुत स्थानों पर उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसलिए इन आंतरिक विद्रोहों की रक्षा करने के लिए, विद्रोही प्रवृत्ति के लोगों का दमन करने के लिए उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त जो आर्मी थी, वो स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, प्रशासनिक सेटअप के लिए और मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करना भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। और ये धन उसे कहाँ से प्राप्त हो सकता था? भू राजस्व कर से, और जो पहले से सिस्टम चला आ रहा उस सिस्टम को और अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने के पश्चात ही प्राप्त हो सकता था। अब सवाल उठता है कि अलाउद्दीन खलजी के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए जिनसे उसकी आमदनी में बढ़ावा हुआ। सबसे पहले तो जो इक्ताओं पर अंकुश उसने स्थापित किया। जितने भी बूढ़े लोग थे, बड़े लोग थे, उन सभी से इक्ता वापस कर ली जो राजकीय सेवा या सैनिक सेवा करने के लायक नहीं थे। दूसरा कदम उसके द्वारा उठाया गया, जितनी भी मिल्क, इनाम या पेंशन, वक्फ आदि की जो ग्रांट्स थी, जिनमें लैंड ग्रांट्स दे रखी थी, वो सभी समाप्त करके खालिसा में उनको मिला लिया गया। ज्यादा धन न रहने के कारण इनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया और इन लैंड ग्रांट्स का जब खालिसा भूमि में मिलाया गया, इन लैंड ग्रांट्स को, तो राज्य की आय बढ़ी और राज्य की जो शक्ति थी वह भी बढ़ी। इसके अतिरिक्त मुसलमान और हिंदू भूस्वामियों के पास जितने भी विशेषाधिकार थे, वो सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। दोनों से बराबर वसूली की गई। अब इसका क्या प्रभाव हुआ? इससे प्रभाव हुआ कि जो राजस्व था उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा एक और कदम जो उठाया गया वह था कि भूमि की पैमाइश करवाई गई और स्थानीय राजस्व के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व निर्धारण किया गया और इस पैमाइश के लिए बिस्वा को इकाई माना गया। एक और जो कदम उठाया गया वह था हिंदू मध्यस्थ जो खुद मुकद्दम चौधरी आदि थे, उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनको भी बाकी लोगों की तरह ही टैक्स देना पड़ रहा था और जो उनके पास प्रिविलेजेस थे, जो उनकी छूट थी कि स्वयं लैंड रेवेन्यू से भी छूट थी, घरी और चराई टैक्सेस से भी छूट थी, वो सभी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। अब अलाउद्दीन खलजी ने क्या रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू रखा? 1/2, कुल उपज का आधा भाग। और ये आधा भाग वह आंशिक या पूर्णतः अनाज के रूप में दिया जाता था। ज्यादा प्रेफर अलाउद्दीन खलजी अनाज के रूप में करता था, ताकि जो गोदाम हैं वह भरे रहें और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय उनका इस्तेमाल कर सके, राशनिंग प्रणाली शुरू हो सके। प्रांतों में मुक्ता प्रशासन शुरू किया गया, जिसका संबंध सीधा किसानों से था। अब सवाल उठता है कि पहले भी ये प्रशासन था,
लेकिन उस समय बहुत ज्यादा करप्शन था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उस करप्शन को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए, जैसे टैक्स वसूली के लिए मुफ्त खराज नामक विभाग खोला। इसके अतिरिक्त अधिकारी जो हैं वो भ्रष्ट तरीके से पैसे न वसूलें, इसके लिए उनके वेतन बढ़ा दिए। इसके अतिरिक्त जो पटवारी थे उनकी बहियों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट होता है या पैसा वसूली करता है तो उसके लिए कठोर दंडों का भी प्रावधान किया गया। इन भू राजस्व कर के अतिरिक्त दो करों की और वसूली की जाती थी। वह है घरी यानी कि गृह स्वामी का टैक्स, और दूसरा था चराई कर, मतलब पशु जब कॉमन चरागाह में चरने के लिए जाते हैं तो उसके लिए वसूला गया टैक्स। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। उसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं हम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस इक्ता प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की थी, उस इक्ता प्रथा को पुनः जीवित किया, पुनः रिवाइव कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संरक्षित प्रदेश थे उन्हें भी इक्ता में दे दिए गए। भू राजस्व के लिए जहां अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश को आधार माना, वहां पर गयासुद्दीन तुगलक ने पैदावार को आधार माना। अब प्राकृतिक आपदा के समय किस प्रकार के राहत की व्यवस्था की गई थी वह उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ का विचार है कि विलायतों से ऐसे कर वसूले जाएं कि प्रजा की कृषि में उन्नति हो। इस प्रकार के दिशा निर्देश दे रखे थे। इसके अतिरिक्त गयासुद्दीन तुगलक जो टैक्स की दर है उसमें एक साथ वृद्धि के पक्ष में नहीं था। जो खूत्स और मुकद्दम्स थे उनके अधिकार पुनः उन्हें दे दिए गए, चराई कर से भी मुक्ति दी गई, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा दी गई कि लोगों से निर्धारित कर से अधिक वह टैक्स नहीं वसूलेंगे, और अगर अधिक टैक्स वसूलते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्ववर्त राजस्व व्यवस्था लागू रखी। इक्ता उसके समय में भी बांटे गए, लेकिन उसने कठोर निरीक्षण की प्रथा शुरू की। आय व्यय के हिसाब का रजिस्टर बनवाया। सूबेदारों को नियमित हिसाब भेजने के आदेश दे दिए गए। एक कदम जो उसके द्वारा उठाया गया वह था दोआब में कर वृद्धि। बर्नी का मानना है कि दोआब के विनाश के लिए और राज्य में अशांति के लिए यह कर वृद्धि बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी। सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि ये कर 10 से 20% बढ़ाया गया। जब इसके जो बैड इम्प्लीकेशंस हैं जब वह दिखने शुरू हुए, तब दोआब में जो कर वृद्धि है वह वापस ले ली गई और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए तकावी ऋण भी देने शुरू किए, लेकिन ये सभी कुछ ज़्यादा काम नहीं आया। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दीवाने कोही नामक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया। इस डिपार्टमेंट के द्वारा 60 वर्ग मील भूमि ली गई और उस पर खेती बढ़ाने की कोशिश की गई। 3 साल तक ये प्रोजेक्ट जारी रखा और फिर एकदम से उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में 70 लाख टके खर्च हुए, जो कि असफल रहे। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक प्रयोग था वह उसका असफल रहा। अब सवाल उठता है कि क्यों असफल रहा ये। सबसे पहला कारण तो कि जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचारी थे। दूसरा, प्रयोग नया था, जनता ने इस प्रयोग में सहयोग नहीं दिया। तीसरा, जो भूमि ली गई वह उपजाऊ भूमि नहीं थी, पथरीली और बंजर भूमि ले ली गई, जिस पर टाइम जो लगना था वह 3 साल बहुत ही कम टाइम था। इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना था, उसके बाद ही इसके हमें परिणाम देखने को मिलते थे। उसके बाद है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने किसानों के प्रति कुछ उदार व्यवहार अपनाया। जितना भी बकाया तकावी ऋण था वह माफ कर दिया। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के वेतन भी बढ़ाए गए। इसके अतिरिक्त उसने ये भी कहा कि जो आय बढ़ाने के लिए पहले के जो शासक थे वो दबाव डालते थे कि टैक्सेस में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, वो प्रथा भी उसके द्वारा खत्म कर दी।
लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने जमा को आधार बनाया। और इसके लिए आंकड़े कहाँ से लिए, इसके लिए क्या बेस बनाया? वजीर विभाग द्वारा जो आंकड़े मुहैया कराए गए उसी के आधार पर जो जमा पिछले सालों में भूमि से प्राप्त होती रही, उसी के आधार पर टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स निर्धारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी कर या अवाब थे वो सभी समाप्त कर दिए। इसमें चराई तथा गृह कर भी शामिल था। अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि ये लोगों की उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। इस बाकी के टैक्सेस तो हटा दिए गए, लेकिन सिंचाई कर लगाया गया जो कि उपज का 10% था, 1/10। ये क्यों लगाया गया? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नहरें बनवाई गई जिसकी वजह से बहुत से किसानों को फायदा हुआ, उपज में वृद्धि हुई। तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया। इन सभी के अतिरिक्त जो पहले के शासक थे उनकी तुलना में फिरोज तुगलक के शासनकाल में ज्यादा उन्नति हमें देखने को मिलती है। अब फिरोज तुगलक के जो सुधार थे क्या लाभदायक हुए? नहरों की वजह से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई, व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी, सिंचाई कर के रूप में राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त नहरों के किनारों पर अनेक नई बस्तियां बसी। नहरों के कारण पूर्वी पंजाब का प्रदेश भी उपजाऊ हुआ। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रदेश में खाद्यान्नों के मामले में कोई कमी नहीं रही। खाद्यान्न के मामले में दिल्ली का प्रदेश आत्मनिर्भर बना। इसके अतिरिक्त फलों के बाग भी उसके द्वारा लगवाए गए जिससे भी राज्य की आय बढ़ी। लेकिन कुछ दोष भी हमें देखने को मिलते हैं और वह दोष हैं भूमि को ठेके पर देने की जो नीति थी वह गलत सिद्ध हुई। जो अधिक बोली बोलता था वह उसे ठेके पर दे दी जाती थी। इससे जो बोली देने वाला है वो उस भूमि के ऊपर से अधिक वसूली करने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जागीरदारी प्रथा का प्रचलन भी इसी काल में शुरू हुआ। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, कोई सुधार नहीं हमें देखने को मिलता है। और लोधी वंश की स्थापना हुई। और लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश के शासकों ने भूमि सुधार की तरफ ज्यादा उनका रुझान नहीं था और पहले की जो चली आ रही नीतियां थी उन्हीं को उन्होंने जारी रखा। बहलोल लोधी ने राजनीतिक सत्ता बनाए रखने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, राज्य की भूमि को इक्ताओं में बांटा, अफगानों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की और पुरानी पद्धति के अनुसार ही भू राजस्व व्यवस्था लागू रही। इसके अतिरिक्त सिकंदर लोधी ने भी भू राजस्व में कुछ रुचि दिखाई। सूबेदारों और जागीरदारों को अपनी आय व्यय का हिसाब देने की आज्ञा दी और जो इस हिसाब को देने में आनाकानी करता था उसे दंडित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जकात नामक कर समाप्त किया गया और भूमि पैमाइश के लिए एक समान गज का निर्माण किया जो 41 अंकुल का था। इसे सिकंदरी गज भी कहा गया। बाद में शेरशाह और अकबर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इब्राहिम लोदी के द्वारा भू राजस्व उपज के रूप में ली जाने लगी। इक्तदार से उपज के रूप में ही कर लिया गया और अपनी आवश्यकताओं के लिए धन अगर चाहिए था तो वह उसे उपज में ही बेचेंगे। ये साधारण लोगों के लिए फायदे की बात हुई। अब सवाल उठता है कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन किया जाता था। इसकी डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। अलाउद्दीन खलजी ने ज्यादा खाद्यान्न के रूप में टैक्स वसूलने के निर्देश दिए थे। उसके द्वारा ये कहा गया था कि दिल्ली के निकटवर्तीय और दोआब के क्षेत्र में केवल खाद्यान्नों के रूप में ही टैक्स भू राजस्व कर लिया जाएगा। क्यों? ताकि जो गोदाम हैं वो भरे रहें और आपातकालीन स्थिति में उनको लागू किया जा सके। गयासुद्दीन तुगलक ने भी खाद्यान्न के रूप में ही वसूला। फिरोज तुगलक द्वारा ये निर्देश दिए गए कि आधा खाद्यान्न के रूप में और आधा नकदी के रूप में भी वसूल किया जाएगा। लोधी सुल्तानों के द्वारा भी
उसी प्रकार की आधा कैश और आधा काइंड के रूप में कलेक्ट करना जारी रखा। ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हमारे दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा अपनाया गया। थैंक यू।